हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे हमारे पाठ्यक्रम के अध्याय 14 भारत जनसंख्या संरचना का। आज हम भारत जनसंख्या संरचना के दूसरे टॉपिक, दूसरे शीर्षक लिंगानुपात का अध्ययन करने वाले हैं। तो लिंगानुपात पर चर्चा जो हमारी आज की क्लास में होने वाली है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय जनसंख्या संरचना में लिंगानुपात। अब प्यारे बच्चों देखिए, लिंगानुपात होता क्या है, किसको हम लिंगानुपात कहेंगे? तो किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश की जनसंख्या, उस जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात। किसी भी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात, स्त्री पुरुष की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात। देखिए, जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। अब ये लिंगानुपात है, इसकी गणना कैसे की जाती है? तो भारतीय जो लिंगानुपात है उसमें इसकी गणना 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं की संख्या के संदर्भ में की जाती है। बात करें वैश्विक स्तर पर, तो संपूर्ण विश्व में यह भारत की बजाय उल्टा है। विश्व में 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है या लिंगानुपात की गणना की जाती है। और भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की गणना की जाती है। तो क्लियर होगा आपको कि भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है और विश्व में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है। भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या और विश्व में 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। तो इसका जो गणितीय मापन है, इसकी जो गणना है भारत में लिंगानुपात की कुल पुरुषों की कुल महिलाओं की संख्या बट्टा कुल पुरुषों की संख्या गुणा 1000। 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकालकर लिंगानुपात की गणना की जाती है। 1000 या यूं कहें कुल पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को 1000 से गुणा करके लिंगानुपात निकाला जाता है। क्लियर होगा आपको? अब हम बात करते हैं भारत के लिंगानुपात की। जो भारत की दशकीय जनगणना होती है, उस जनगणना में किस प्रकार से भारत में लिंगानुपात घटता या बढ़ता रहा है। हम लोगों को सर्वविदित भी है कि जो भारत का लिंगानुपात है वो विश्व के लिंगानुपात से कहीं कम है। तो एक बार हम लिंगानुपात की दशकीय जनगणना के अनुसार इसे देखते हैं कि किस वर्ष लिंगानुपात घटा या बढ़ा। तो सबसे पहले देखिए 1901 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 972 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। 1931 में 950, 51 में 946, 71 में 930, 1981 में 934, 2001 में 933 और 2011 में 940। वर्तमान जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत का लिंगानुपात औसत कितना है? 940। वर्तमान में भारत का लिंगानुपात औसत कितना है? 940। अब 901 से लेकर 2011 तक की गणना में इस संपूर्ण समयावधि में न्यूनतम लिंगानुपात 1991 का रहा कितना? 927। यह भारतीय जनगणना इतिहास में 1991 की जनगणना ऐसी थी जिसमें देश का राष्ट्रीय औसत 927 था, जो न्यूनतम है। संपूर्ण विश्व की बात करें तो विश्व का लिंगानुपात कितना है? 984। कितना है? 984। अब विश्व का 984 और भारत का वर्तमान 2011 जनगणना के अनुसार 940, बहुत कम है। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो भारत है वहां की जनसंख्या परंपरावादी सोच वाली है।
यहाँ बालिकाओं की बजाय बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। उसके पीछे अनेक प्रकार के आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक अनेक प्रकार के कारण जिम्मेदार हैं। महिलाओं की समाज में उपेक्षा की जाती है, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता है। तो इन सभी कारणों से बालिका के जन्म को नकार दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बालिका जन्म को नकारने से क्या हुआ? भारत का लिंगानुपात विश्व के औसत से कहीं कम। ये तो बात थी जनगणना 2011 की। अब जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का राष्ट्रीय औसत 940 है, इसमें भी भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात बहुत शानदार है, इस राष्ट्रीय औसत से कहीं ऊपर है। परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थिति आज भी चिंताजनक है, जिनका राज्यों का जो औसत है लिंगानुपात का, वो इस राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो एक बार इनकी भी तुलना करके देखते हैं। राज्य स्तर पर लिंगानुपात और राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य। देश का राष्ट्रीय औसत 940 है, उससे अधिक लिंगानुपात औसत वाले राज्य देखिए कौन कौन से हैं। केरल 1084। केरल का लिंगानुपात भारत में सर्वश्रेष्ठ है। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका? केरल का। राज्यों की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। ये दो जनरल सी बातें हैं, आपको स्मरण होनी चाहिए कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल 1084, तमिलनाडु 955, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु 995 और आंध्र प्रदेश 992, पांडिचेरी 1031 और लक्षद्वीप 945। ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। अब हम बात करते हैं इस राष्ट्रीय औसत 940 से भी नीचे या इससे भी कम लिंगानुपात वाले राज्य जिनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। देखिए हरियाणा 877, देश में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, और देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 877। जम्मू कश्मीर 883, सिक्किम 889, दमन एवं दीव 618, दादरा नगर हवेली 775, चंडीगढ़ 818। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से भी कहीं कम है। अब जो जनगणना 2011 है, इसकी तुलना यदि हम जनगणना 2001 से करें, जनगणना 2001 और जनगणना 2011 में अपन तुलना करें, तो लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात 2001 की बजाय कुछ सुधरा है, कुछ आगे बढ़ा है। परंतु इसमें भी कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका 2001 की बजाय 2011 में लिंगानुपात घटा है, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जैसे अपन राज्यों की बात करें तो बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनका लिंगानुपात 2001 से 2011 में भी घटा है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका लिंगानुपात 2000 से भी 2011 में कम रहा है। यानी 2011 से 2011 की जो दशकीय समयावधि है, इसमें इनका लिंगानुपात घटा है, बाकी सारे देश का बढ़ा है। देश का मिजोरम जो राज्य है, मिजोरम राज्य देश का सर्वोत्तम राज्य है जिसका लिंगानुपात 2001 से 2011 में बढ़ा है। 2001 से 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात वृद्धि करने वाला राज्य है मिजोरम। तो बहुत ही शानदार लिंगानुपात में वृद्धि रही है मिजोरम में। तो ये इस प्रकार से हमने बात की लिंगानुपात की।
अब हमारी मुख्य जो बात है वो ये चल रही थी कि भारत का लिंगानुपात 940 वैश्विक लिंगानुपात से कम क्यों है, इस कमी के पीछे कौन कौन से कारक हैं, तो उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण, और उनमें पहला कारण है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना। देखिए बच्चों, भारत एक परंपरावादी सोच वाला देश है, ग्रामीण बहुल देश है। तो यहां अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों से पुत्र की प्राप्ति को पुत्री की बजाय अधिक महत्ता दी जाती है, और इस परंपरावादी सोच के कारण ही बालिकाओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में कमी आती है। समझ पा रहे हैं आप कि बालिकाओं के जन्म को बालकों की बजाय महत्ता नहीं दी जाती। अनेक धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों से बालक के जन्म को अधिक प्रोत्साहित किया जाता है और बालिकाओं की हत्या गर्भ में ही कर दी जाती है, जिसके कारण लिंगानुपात में कमी आती है। उसके अतिरिक्त बालिकाओं के जन्म के पश्चात भी उनके भरण पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके रहन सहन पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, और परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में अंतर आ जाता है। अगला देखिए, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में ही मृत्यु। अब भारत जो देश है इसमें शिक्षा का स्तर बहुत न्यून है, ग्रामीण बहुल जनसंख्या है, परंपरावादी सोच है। तो इस कारण से जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनका विवाह कम उम्र में ही कर दिया जाता है। अब कम उम्र में विवाह के कारण वो अपना दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं संभाल पाती, और संतानोत्पत्ति के लिए भी वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप प्रसव काल में उसकी मृत्यु हो जाती है कम उम्र के कारण, अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक कमजोरियों के कारण। तो प्रसव काल में महिलाओं की, बालिकाओं की मृत्यु के कारण भी लिंगानुपात में कमी आती है। समझे होंगे आप। अगला देखिए, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। हमारा जो भारत देश है वो पुरुष प्रधान देश है। इस देश में स्त्रियां हैं वो संपूर्ण रूप से पुरुषों पर आर्थिक रूप से आधारित हैं। अब पुरुषों पर आधारित होने के कारण जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य की संपूर्ण व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य का संपूर्ण ख्याल नहीं रखा जाता। उसके अतिरिक्त जो घरेलू समस्याएं हैं, घरेलू गरीबी है, भूखमरी है, उन सारी चीजों का सामना भी महिलाओं को ही करना पड़ता है। इन सारी समस्याओं का सामना करने के बाद संपूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएं, संपूर्ण भरण पोषण की, खान पान की सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती, और उसके कारण ये अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होकर अल्प काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में कमी आती है। अगला देखिए, बालिका शिक्षा का अभाव। हमारे यहाँ बालिकाओं को बालकों की बजाय कम महत्ता दी जाती है, बालकों को बालिकाओं से अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस कारण से बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि बालिकाओं को पढ़ाया लिखाया जाए तो वे अपने मान सम्मान, अपने पर हुए अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अन्यायों का विरोध करेंगे, अपने मान सम्मान के लिए आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वे शिक्षित होकर, पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अब बालिका शिक्षा के अभाव में बालिकाएं पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर नहीं बन पाती, और वो पुरुषों पर आर्थिक रूप से ही परतंत्र हो जाती है। परिणाम स्वरूप शिक्षा के अभाव में जो बालिकाएं हैं वे अपने जीवन, अपने परिवार, इनका नियोजन नहीं कर पाती, और धीरे 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 शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते होते अकारण मृत्यु का शिकार बन जाती है। तो शिक्षा के अभाव में भी महिलाएं विकास नहीं कर पाती, और उस परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में कमी आ जाती है। अगला देखिए, बढ़ता नगरीकरण। जो नगरीकरण बढ़ रहा है, जिसमें अधिकाधिक आर्थिक वृद्धि करने की होड़ लगी हुई है, या यूं कहें अधिकाधिक भौतिकवादी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के पीछे लोग भाग रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस आर्थिक युग में
जिसमें पहले से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, शिक्षा का अभाव है। तो इन सारी चीजों के कारण इस भौतिकवादी युग में एक बार फिर से बालकों को बालिकाओं की बजाय अधिक महत्व दिया जाता है, भौतिक सुख सुविधाएं, आर्थिक विकास करने के लिए। परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में कमी आना प्रारंभ हो जाता है। तो समझ पाए होंगे आप कि भारत का जो राष्ट्रीय औसत है वो वैश्विक औसत से कम क्यों है। इन सभी कारणों से भारत में लिंगानुपात में कमी आ रही है, आती रही है। तो समझ पाए होंगे आप। तो इस प्रकार से बच्चों हमने भारत जनसंख्या संरचना के अंतर्गत लिंगानुपात का अध्ययन किया है। तो ये चर्चा, ये अध्ययन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसका अध्ययन करते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।